बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें एडवांस अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है, आज का जो छोटा सा एक लेक्चर कह लें आप, इसमें मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, इसके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और साथ इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा। तो इसमें जहाँ तक बुक के हवाले से बात है तो मार्केट में जो है वो डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पहले भी बताया था बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग के इंट्रो में कि आप जो है वो ज़्यादातर मार्केट में सोहेल अफजल की बुक जो है वो फॉलो हो रही है ज़्यादातर कॉलेजेस में, तो हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सोहेल अफजल की बुक को ही जो है वो फॉलो करेंगे। तो आपने जो है वो ये बुक परचेज़ कर लेनी है। जिन स्टूडेंट्स के पास पिछला एडिशन है तो वो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप पिछले एडिशंस को देखते हैं लास्ट 2 इयर्स के तो उसमें कोई चेंज नहीं आई हुई। हाँ, बस ये एक आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि बुक परचेज़ करते हुए, क्योंकि 2 पब्लिशर्स हैं जो कि बुक जो है वो बना रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, और एक जो बुक है वो मैंने नोटिस किया था उसमें जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स साथ नहीं लिखे हुए, तो दूसरी जो बुक है उसमें जो है वो साथ साथ जो हर क्वेश्चन का जो है वो साथ में आंसर भी अवेलेबल है। तो आपने जो है वो बुक एक मरतबा परचेज़ करते हुए देख लेना है बुक को कि उसके आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर नीचे मेंशन है, तो जिसका आंसर मेंशन है वो बुक आप परचेज़ करें। कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर देने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट अकाउंटिंग हो जाती है एज़ कंपैरेटिव टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने पार्ट 1 में पढ़ी थी या आईकॉम में पढ़ी थी। इसमें जो है वो हमारा ज़्यादातर जो कंसर्न होता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो जो स्टूडेंट्स डेबिट और क्रेडिट के वाले से पिछले सालों में पढ़ कर आते हैं उनको जो है वो यहाँ पर जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उनको थोड़ा सा इशू ये आएगा कि डेबिट क्रेडिट की बात ज़्यादातर चैप्टर्स में नहीं हो रही होगी, ठीक है। लेकिन अब बहरहाल अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत जो है वो आसान जो है वो ये अकाउंटिंग है, कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग है। इसका पेपर भी जो है वो एवरेजली अगर आप को पेपर आता हो तो 2 घंटे में आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो, और स्पेसिफिक जो है वो इसके चैप्टर्स हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आप अगर हाँ बस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको जो है वो इस अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मसला पेश नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम सिलेबस के हवाले से अगर बात करें तो मैं यहाँ पर तरतीब के बजाय जो इम्पॉर्टेंट एरिया है इस बुक का उसको पहले डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है, और जो लेस इंपॉर्टेंट एरिया उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ओवरऑल जो है वो इस वीडियो में आपको मैं पूरी बुक का ही जो है आप समझ लेंगे रिव्यू दे दूँगा। तो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट नंबर पर मैं जो चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से आपको बुक में चैप्टर मिलेगा और ये बुक का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, बिज़नेस की पोजीशन जो है वो बतानी होती है, प्रॉफिट लॉस के हवाले से, गुड्स के हवाले से, या ओवरऑल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के हवाले से। तो 3 तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स इसमें बनती हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। सेकंड वन जो है दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, और थर्ड जो है जी वो है बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ी हुई हैं, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। वहाँ पर जो है वो हम 2 तरह की पढ़े होते हैं, जिसमें एक आ जाती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी आती है बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 चैप्टर्स थे, और थर्ड जो स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं, 2 जो है वो अकाउंट्स थे, और थर्ड जो स्टेटमेंट हम बना रहे होते थे वो एक बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब पार्ट 2 में क्या होगा, यही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा जो है वो इंटरचेंज कर दें आप। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कर रहे होते थे कि गुड्स परचेज कितने की हैं ओवरऑल और सेल कितने में हो रही हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की जगह हमने क्या बनाना है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड जो है वो चीज़ें जब आ रही होंगी तो जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं वो गुड्स को ख़रीद कर बेचते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं वो गुड्स को बनाकर बेचते हैं। तो जो गुड्स जो बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे होंगे डेफिनेटली वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पर क्या करते हैं जी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं। यानी कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी जो है वो कॉस्ट क्या है और आगे फिर उनको सेल किस लिहाज से किया जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आप बनाते थे बीकॉम पार्ट 1 में या बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से होती थी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता था। तो प्रॉफिट और लॉस को मालूम करने के लिए हम पार्ट 2 में जो स्टेटमेंट बनाएंगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट। यानी इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या होगा, यहाँ पर सेम वही होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट या लॉस मालूम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में भी हमने वही चीज़ मालूम करनी है। लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो ये वाली होगी क्वेश्चंस के अंदर, बजाय ये कि पीएलएस अकाउंट पूछा जा रहा है। और नंबर 3 पर जो है वो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जिस तरह बनती है ट्रेडिंग बिजनेस की, उसी पैटर्न पर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो ये 3 जो है ना स्टेटमेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ते हैं। अब ये वाली जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो तकरीबन हर क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इन शॉर्ट आप CGS का भी नाम देते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम की बजाय ज़्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर जो है वो CGS का ही नाम देते हैं। तो ये CGS स्टेटमेंट आप कह लें या CGS का चैप्टर कह लें, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें से मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। यानी 1 क्वेश्चन तो लाजमी आता है, कंपलसरी है, और 2 सवाल भी जो है वो आ सकते हैं। और अगर आप 2016 का पेपर देखो तो 2016 वाले पेपर में खाली 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट का CGS वाला चैप्टर तैयार है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर तैयार है, उसकी तकरीबन जो है वो अकाउंटिंग 40% to 60% तैयार है, ठीक है। अब 60% वाला तो बड़ा रेयर चांस हो जाएगा, यानी 3 सवाल 100 नंबर के क्वेश्चंस में से अगर आपको 5 सवालों में से 3 सवाल ही CGS के आ गए तो 60% अकाउंटिंग होगी ना। लेकिन कम से कम अगर हम लोग देखें तो 20 नंबर लाजमी बनेंगे, यानी 1 क्वेश्चन तो लाजमी बनेगा और 2 क्वेश्चन भी जो है वो आने के कोई 50-50 चांसेस होते हैं। या अब जो अगर हम पास्ट पेपर्स को, रिसेंट पास्ट पेपर्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि 70% चांसेस होते हैं कि CGS में से 2 सवाल बनेंगे। इसलिए इस चैप्टर को आपने बहुत तवज्जो से और बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसके कॉन्सेप्ट्स को देखना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो बाकी कॉर्स जो है आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊँ, दैट इज मटेरियल। मटेरियल के नाम से आपको चैप्टर मिलेगा और ये आपकी बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर के हवाले से भी अगर देखें तो 1 क्वेश्चन लाजमी आता है और पास पेपर्स को अगर आप देखो तो आपको पिछले सालों में इसमें से 2 सवाल भी मिल रहे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इससे नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर चैप्टर लिखूँ जो कि चैप्टर हमारा यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से आ रहा है, ये है बुक का चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के हवाले से अगर बात करें तो आपको पास पेपर्स में 1 क्वेश्चन भी मिलेगा और 2 क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। अब ये एग्जामिनर की, पेपर बनाने वाले की अप्रोच है कि वो जो है किस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन डालता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से जो है वो प्रीवियस ईयर्स में 2-2 क्वेश्चंस भी बनते रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम अगर हम लोग देखें तो 1 क्वेश्चन तो लाजमी बना हुआ, ठीक है। तो ये कंपलसरी चैप्टर्स में शामिल है। उसके बाद नंबर 4 पर जो मैं यहाँ पे चैप्टर लेकर रहा हूँ दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग।
प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी फेमस स्टेटमेंट बनती है जिसको आप सीजीएस कहते हो, इसी तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग में एक स्टेटमेंट बन रही होती है हर क्वेश्चन में, जिसको आप सीपीआर कहते हैं। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है और इसमें जो किस तरह से इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसकी डिस्कशन फिर इस चैप्टर में डिटेल से जाकर इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा। ये जो चैप्टर है बुक का चैप्टर नंबर 7 है और पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है जी। और इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमें बेसिकली एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज जो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और हमें सिर्फ फ़र्क क्या है जी, जो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर हम जर्नल बनाते थे वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस की एंट्रीज पास हो रही होती थी कि गुड्स जो है वो हमने इतने रुपए की परचेज़ की हैं और इतने में सेल कर दी हैं। यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में एंट्रीज पास कर रहे होंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कि रॉ मटेरियल कितने का ख़रीदा है, कितने की जो है वो गुड्स प्रोसेस में है, कितने की गुड्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड ज़्यादातर जो है वो ट्रांजेक्शन्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एंट्रीज का चैप्टर है। पास पेपर्स में अगर देखें तो ये वाला जो चैप्टर है ये ऑप्शनल चैप्टर्स में रहा है, यानी किसी साल जो है वो पेपर में क्वेश्चन आता था और किसी साल नहीं आता था। लेकिन अब जो है ना वो अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ ही जाता है। लेकिन अगर इस चैप्टर की ओवरऑल बात करें तो ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन आ भी सकता है और स्किप भी कर सकता है। लेकिन 2015-16 की अगर मैं बात करूँ तो आपको, या 14 से अगर आप ऑनवर्ड देखें तो आपको ये चैप्टर फ्रीक्वेंटली मिल रहा होगा पेपर्स में। ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन। उसके बाद जी यहाँ पर मैं लास्ट चैप्टर लिख रहा हूँ लेबर का। लेबर के वाले से क्वेश्चन आएंगे कि लेबर को वेजेस पैसे किस तरह पे करते हैं, उसके अलावा जो है वो इनका ओवर टाइम का क्या हिसाब होता है, इनकी वेजेस का रेट किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा होता है। डिफरेंट मेथड्स हम इनकी जो है वो वेजेस और सैलरीज के देख रहे होते हैं। तो ये जो बुक का चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9। और इसकी भी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो पेपर में आपको क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पिछले सालों की अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें, रिसेंट पास्ट ईयर्स की बात करें तो आपको जो है इसके अंदर से भी पेपर में सवाल मिल रहा होगा। तो एक क्वेश्चन जो है वो इसका भी बन ही जाता। तो ओवरऑल लेकिन अगर हम इसको शामिल करें तो कह सकते हैं कि अब अगर मैं बात करूं 2016, 15, 14 के पेपर को देखते हुए तो मैं कहूँगा कि पेपर में सवाल आ सकता है। लेकिन अगर हम उससे पिछले सालों को देखें तो हम कह सकते हैं कि जी अगर माइट भी पॉसिबल आए या माइट भी पॉसिबल ना आए। लेकिन ओवरऑल जो है वो इसको आपने अपनी लिस्ट में, प्रिपरेशन लिस्ट में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जो है ये दोनों चैप्टर्स भी अब आप एक लिहाज से यूँ ही समझ लें कि पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है जी, तो ये आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस है। अगर आप बुक का रिव्यू करते हो तो आपको बुक में जो चैप्टर्स मिल रहे होंगे वो टोटल 10 चैप्टर्स मिलेंगे। टोटल आपको 10 चैप्टर्स बुक में मिल रहे होंगे। इन 10 चैप्टर्स में से आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं और ये जो 6th चैप्टर है, ये इसमें से ज़्यादातर आपको थ्योरी का पोर्शन पूछा जाता है। बाकी ये 4, 5, 7, 8, 9 और 10 ये चैप्टर्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए और इनका क्राइटेरिया भी लिख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसको ओवरऑल समराइज़ करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाले जो फर्स्ट 4 आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ये आपकी बुक का जो है वो कोर एरिया, मेन एरिया, आपका ये वाला एरिया कम से कम हद तक जो है वो यानी कि तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे तैयार होना चाहिए, ताकि आप जो है वो अकाउंटिंग में अच्छे नंबर ले सकें। और उसके बाद फिर ये अगले 2 चैप्टर्स हैं। ये दोनों चैप्टर्स तैयार करने के हवाले से देखें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये भी अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में आते हैं। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ तो वही है जो बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में था या पार्ट 2 की जो है वो एडवांस अकाउंटिंग में है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो आ रहे होते हैं और 6 क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चंस हैं। इन 6 में से हमने ओवरऑल जो है वो 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ज़्यादा जो वो एरिया फेवरेट कौन सा होता है स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो यही वाला होता है, यानी कि इसी 6 क्वेश्चन के पोर्शन में से हमने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। इस एरिया को हम टच नहीं करते, थ्योरेटिकल एरिया को, बिकॉज थ्योरी सारी अकाउंटिंग की टेक्निकल है, लॉजिकल है। आपको जो है वो अपनी तरफ से आप नहीं लिख सकते, इसमें जो है वो आपको वही बातें लिखनी होंगी जो अकाउंटिंग की थ्योरी में लिखी हुई हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप सही सवाल भी लिख दें थ्योरी का तो तब भी आपको नंबर पूरे नहीं मिल सकते, क्योंकि थ्योरेटिकल जो पेपर्स होते हैं या थ्योरेटिकल एरिया जो होता है उसमें 20/20 आपको नंबर नहीं मिलते। एज कंपेरेटिव टू दीज एरियाज, जो न्यूमेरिकल एरियाज़ हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर आपका सवाल सारा सही है और प्रेजेंटेशन भी ठीक है तो लाजमी बात है आपको 20 में से 20 नंबर भी वो दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का एक छोटा सा रिव्यू, और उसमें मैंने पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको बताया। आप से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा, उसमें डिटेल से जो है वो आपसे डिस्कशन करूँगा, और उसमें जो है वो मैं पहला जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बुक के पेपर के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। इसमें इसकी बेसिक्स पहले बताऊँगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं CGS का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।